युवा नेता के तौर पे जो तेवर चाहिए होते हैं वो नितेश जी में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मराठी होने के पहले मैं एक हिंदू हूँ। मेरे इस हिंदू राष्ट्र में मेरी पहचान ही वही है। ये क्यों नहीं कहते कि कल का अजान ये मराठी में होना चाहिए। सारी की सारी मर्दानगी सिर्फ हिंदुओं पे दिखानी है। इसलिए तो हमारे पंत प्रधान जी ने जो एक घोषणा की थी, जो एक नारा दिया था, तो एक है तो सेफ है। हमको सामने वालों को हर तरीके से निपटने को आता है। उनको वो जो भाषा समझती है वो भाषा में निपटने को आता है। हिंदू मंदिर होते हैं तो अगर बाहर अगर आपको कभी कभी कोई फूल वाला होगा, वहाँ अगर ना दुकान के ऊपर अगर उसका दुकान का नाम उसने अगर जय श्री राम फूल वाला लगा रहेगा, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। सारा का सारा पैसा सिर्फ जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में हम मुगलों के बारे में क्यों पढ़े? अगर मैं इस देश में रह के अगर हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाके करूंगा क्या? जहाँ जरूरत है वहाँ पेन उठाए, जहाँ जरूरत है वहाँ तलवार तो है। लव जिहाद को लेकर भी जो सेक्युलर लिबरल लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये तो मिथ है, ऐसा है ही नहीं, जबकि कितने आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोई झांगुर मौलवी नाम का आदमी, झांगुर बाबा, बाबा मत बोले, बाबा हमारा हिंदू है। सब ये आमिर खान जैसे लोग ये तो लव जिहाद के अभी ब्रांड एम्बेसडर हो गए। कहीं भी जाके हरी चादर जाके चढ़ा देते हैं और वहाँ जाके अपना सब चालू कर देते हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ों को साफ करने का काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। अब सामने वाले देखिए ना, जिहाद करने वाले लोग जो है उनकी उम्र देखिए, कोई 22 साल का होता है, कोई 19 साल का होता है। सुसाइड बॉम्बर भी बनने को तैयार हो जाते हैं अपने धर्म के लिए। हिंदू राष्ट्र बन के अगर हम एक दूसरे हमारे हिंदू भाई के ऊपर, बहनों के ऊपर विश्वास करना अगर सीख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी जिहादी आपको अपने देश में मिलेगा। सारे के सारे पाकिस्तान निकल जाएंगे। कि हमारे इस हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो हिंदुत्ववादी सोच का ही प्रधानमंत्री हमको लगेगा। वो जिहाद सोचने वाला राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। इधर इनको मोदी जी पसंद नहीं है, मगर मोदी जी के स्कीम का पैसा पसंद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत तो हो ही रहा है नितेश जी का। नितेश जी, आपके इस सेशन का नाम रखा गया है तेवर, तर्क और तरक्की। तेवर इसलिए कि युवा नेता के तौर पे जो तेवर चाहिए होते हैं वो नितेश जी में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। बात तर्कों के साथ रखते हैं और राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करते हैं। और अभी आप उड़ीसा में, तो उड़िया में बात कर रहे हैं या मराठी में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं? सबसे पहले मराठी होने के पहले मैं एक हिंदू हूँ। मेरे इस हिंदू राष्ट्र में मेरी पहचान ही वही है और मैं जहाँ भी जाऊँगा उधर हिंदी से बात करने में कोई तकलीफ नहीं। आप ही के महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने मराठी को मराठी अस्मिता का सवाल बना लिया था। ये अस्मिता का सवाल है या अपने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है कुछ लोगों के? देखिए, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी तो उनको आनी चाहिए, किसी को भी आनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। मगर उसके आड़ में अगर आप हिंदुओं के बीच में अगर आप हिंदुओं को बांटना चाहेंगे, सिर्फ हिंदुओं को ही अगर आप टारगेट करोगे तो फिर ना हमारी महाराष्ट्र सरकार सहन करेगी, ना हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता सहन करेंगे। और फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको अच्छी तरह से आता है। मगर हमको यही कहना है कि जिस तरीके से आपको मराठी की शक्ति आपको अगर करीब किसी हिंदुओं के ऊपर करने की आपकी हिम्मत है, तो फिर वही हिम्मत आप किसी मोहल्ले में जाके क्यों नहीं दिखाते? किसी मदरसा में जाके क्यों नहीं कहते कि वहाँ सिर्फ उनकी मराठी ही सिखानी चाहिए? ये क्यों नहीं कहते कि कल का अजान ये मराठी में होना चाहिए? सारी की सारी मर्दानगी सिर्फ हिंदुओं पे दिखानी है और फिर किसी भी मोहल्ले में जाके बिल्ली जैसे अगर घूमना है तो फिर वो तो चलेगा नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका विरोध हम महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से भी करते हैं और एक हिंदू के हिसाब से भी करते हैं। पर आप जिस तरह से बोल रहे हैं हिंदुओं को बांटने की साजिश है, जिस परिवार की तरफ से जो दो भाई एक साथ इकट्ठे होकर आए हैं, उनके तो परिवार में उनके पिता, उनके जो बड़े थे वो तो हिंदुत्व की बात करते थे। फिर ये सिलेक्टिव मारपीट हिंदी भाषा को लेके क्यों? जिन मोहल्लों की आप बात कर रहे हैं वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते?
आप अगर हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे जी की बात करेंगे तो उनकी बात ही अलग थी। ठाकरे ब्रांड ही बड़ा हुआ हिंदुत्व के वजह से, और हिंदुत्व को अगर ठाकरे ब्रांड ने छोड़ा तो इसलिए तो आज प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। आप जिन दो भाइयों की बात कर रहे हैं, आज 9 महीने पहले ही 8 और 9 महीने पहले ही हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। एक भाई को महाराष्ट्र की जनता ने सिर्फ 20 विधायक दिए और दूसरे को 0 दिए हैं। तो फिर उनको महाराष्ट्र के मन में क्या है उनको मालूम ही नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति हिंदुत्व के खिलाफ अभी जो शुरुआत की है, पर कभी महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना है, कभी फिर जब भी उद्धव ठाकरे जी के जब भी सांसद चुन के आए थे तभी उनके जो विजय रैली निकली थी वहाँ तो सर तन से जुदा के घोषणाएं दी गई, अल्लाह अकबर की घोषणाएं दी गई, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। तो फिर ऐसे लोग तो हिंदुत्व के खिलाफ ही है। तो इसलिए ये सब जो भाषा की राजनीति ये जो करते हैं, इनको सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। इसलिए तो हमारे पंतप्रधान जी ने जो एक घोषणा की थी, जो एक नारा दिया था, तो एक है तो सेफ है। हिंदू बन के जितना हम लोग साथ में रहेंगे उसी तरीके से तो हम लोग इस्लामिक जो आक्रमण है, जो जिहादी है, उनके खिलाफ अपन लड़ सकेंगे। उन्होंने जो विपक्षी दल हैं या ठाकरे ब्रदर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मराठी मानुस की आवाज़ की बात करते हैं। आप खुद महाराष्ट्र की राजनीति में आपने तो बचपन से देखी है, आपके पिताजी भी शिवसेना में भी रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे, राजनीति आप शुरू से देखते आ रहे हैं। क्या वाकई मराठी मानुस भाषा को ही लेकर इतना सेंसिटिव है कि उसकी पूरी अस्मिता, उसका वोट बैंक सब कुछ भाषा पे आधारित हो जाता है? मराठी मानुस का आवाज वो सुन रहे हैं तो फिर हमारा आवाज कहाँ से निकल रहा है, ये मुझे अभी तक मालूम ही नहीं। हमको वोट देने वाले भी मराठी है, हम भी मराठी माध्यम, हम भी उनके ही वोट से आज आमदार, मंत्री बन के, सांसद या विधायक मंत्री बन के आपके सामने बैठे हैं। इसलिए सारी की सारी चीज़ें उनको ही मालूम है और हम लोग को मालूम नहीं। आज हमारी जो राज्य की सरकार है वो भारी बहुमत से आई है, हिंदुओं के मतदान की वजह से आई है। मैं आज गर्व से कहता हूँ, आज जो मैं आपके सामने विधायक और मंत्री बना हूं ना, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने चुन के मेरे को इधर बिठाया है और किसी ने मतदान नहीं किया मेरे को। मैं कोई मोहल्लों में जाके वोटिंग मांगने नहीं गया था, तभी मैं 100% हिंदुओं के वोटिंग से आज मैं विधायक बन के आपके सामने बैठा हूं। तो इसलिए हमारा विचार स्पष्ट है जी, हमारा विचार स्पष्ट है। आपका विचार स्पष्ट है, लेकिन अगर आपकी तो पार्टी वहाँ सत्ता में है, जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि मुंबई महानगर है और ऐसा नहीं है कि आज से आते हैं, हमेशा से मुंबई में लोग रोजगार के लिए आते रहे हैं, जो माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी के रहते हुए क्या लोगों को इस चीज़ से डर के रहना चाहिए कि अगर मराठी नहीं आई तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, खदेड़ दिए जाएंगे, या यूपी और बिहार वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? देखिए, हमारे राज्य की सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार है। हमारी सरकार हिंदुत्ववादी की सरकार है और हमारे सरकार के होने के वक्त किसी भी हिंदू को महाराष्ट्र में चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी नहीं। हमको सामने वालों को हर तरीके से निपटने को आता है, उनको वो जो भाषा समझती है वो भाषा में निपटने को आता है। अभी सभी चीज़ पे ये हम नहीं बता सकता मैं तो, मगर हमको मालूम है कि सरकार सरकार का काम करेगी। अगर उनको सरकारी भाषा नहीं समझती होगी तो हमको अलग तरीके से भी भाषा आती है, मगर हम हमारे इस हिंदू राष्ट्र में किसी भी हिंदू के तरफ, हमारे महाराष्ट्र की भूमि पे किसी को भी हिंदुओं की तरफ गंदी नज़र से देखते हुए नहीं देखेंगे, देखने की हिम्मत नहीं करने देंगे। और हमको जब भी मालूम है कि ये सब जिहादियों की भाषा कर रहे हैं, जो गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे इस देश को जिनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, जिनको हमारे महाराष्ट्र में जिहाद फैलाना है, उनकी भाषा अगर ये लोग सब लोग कर रहे होंगे तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। आपने जिस तरह की गजवाए हिंद की बात की, तो एक विशेष तौर से अगर देखा जाता है आज की डेट में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या राज्य हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो या हम उत्तराखंड भी देखते हैं, वहाँ पर घुसपैठियाँ विशेष तौर से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या तेज़ी से फैल रहे हैं,
गैर कानूनी तरीके से, उसे लेकर बिहार में भी जो एसआईआर चल रहा है, आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से पुनरीक्षण की कार्रवाई की जो मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या इस तरह की समस्या से महाराष्ट्र भी जूझ रहा है, या आपको लगता है कि अगर ऐसी समस्या आती है तो उससे भी कोई निपटने का कोई तरीका है, या एसआईआर को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इस तरह की समस्याएं हर जगह है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इनको हमारे इस देश को इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है। इसलिए ये लोग अलग अलग तरीके से, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी लैंड जिहाद के माध्यम से, ये कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस तरीके की घुसपैठ हमारे पास आते हैं। पहले तो हमारे दोस्त बन के बात करेंगे, किसी भी तरह की नौकरियां करने को ये लोग तैयार हो जाएंगे, और फिर इनको मालक बनना है, फिर इनको अपना वो पूरा हर जगह इनको अपनी हरी चादर पहनानी है। तो ये चीज़ें अगर हमको रोकनी होगी, तो हमको भी हमारे आजू बाजू में कौन काम कर रहा है, किसको हम लोग नौकरियां दे रहे हैं, उसके पास काफ़ी नज़दीक से अपने को देखना पड़ेगा। मैं आपको इतना भी कहता हूं कि आज ये लोग नाम बदल के भी काम करने वाली इनकी तैयारी है। बहुत हमारे जब भी हिंदू मंदिर होते हैं, तो अगर आपको कभी कभी कोई फूल वाला होगा, वहाँ अगर दुकान के ऊपर अगर उसका दुकान का नाम उसने अगर जय श्री राम फूल वाला लगा रहेगा, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो इस पे हम लोग को बहुत बारकाई से सोचना है। उसको बोलना पड़ेगा, भाई तो अपना आधार कार्ड दिखा या तो वोटिंग कार्ड आईडी तो दिखा, तो ही उससे खरीदना चाहिए, वरना खरीदना भी नहीं चाहिए उनसे। इकोनॉमिक बॉयकॉट जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा सिर्फ जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी के लिए इनका पैसा इस्तेमाल होता नहीं है। इसलिए हमको बहुत बारकाई से ये सब चीज़ें पे देखना चाहिए, हम किससे खरीद रहे। आप क्यों नहीं ये करते कि मैं खरीदूंगी तो सिर्फ हिंदुओं से खरीदूंगी, वरना खरीदूंगी नहीं, इनसे नहीं कुछ खरीदूंगी। ये अगर भूमिका अगर हम लोग सब लेंगे, तो ये वापस गंदगी पाकिस्तान निकल जाएगी। आपने जिस तरह की बात की, अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, वहाँ पर लेकर जाते उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर से ये बात कही थी कि अपना असली नाम लिखो, लेकिन सेक्युलर और जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं वो कहते हैं ये सांप्रदायिकता है, ये भेदभावपूर्ण रवैया होता है। देखिए, ऐसा है ना, ये सेक्युलर नाम के जो टेप रिकॉर्डर है, ये सिर्फ हिंदुओं के वक्त ही बजाई जाती है। जो मूल ड्राफ्ट हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के था, उसके अंदर सेक्युलर ये शब्द ही नहीं था। ये बाद में कांग्रेसी लोगों ने उसमें ऐड किया है। और हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र है, जो देश में 90% लोग हिंदू रहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। हमको पहले स्वीकार के पहले तो जीना चाहिए इस देश का, तभी जाके हमारे 90% सारे जो हम लोग को तकलीफ है ना, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए हम जिस हमारा यात्रा के वक्त हो, अलग अलग हमारे त्योहारों के वक्त हो, अभी नवरात्र आता है, दिवाली आती है, हम लोग सोच समझ के अगर जो खरीदने वाला इंसान है उसके ऊपर अगर सोच समझ के इससे खरीदे कि हमारे ही समाज के हिंदुओं के जेब में अगर अपना पैसा जाएगा तो हमारा देश बढ़ेगा। जो जिहादी करने वाले हैं हमारे पैसे से, तो उनको हम लोग इस्लाम राष्ट्र बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इतना सरल स्पष्ट है। महाराष्ट्र में तो औरंगजेब की मज़ार को लेकर भी विवाद हो जाते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी ये बात तेज़ी से अभी हम देख रहे हैं, बदलाव हो रहा है पाठ्यक्रम में, जिसमें मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया था लेफ्ट इतिहासकारों के ज़रिए। अब वो चीज़ें बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। औरंगज़ेब को लेकर जिस तरह के विवाद पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए थे, अब जब किताबों में चीज़ें बदलेंगी तो सवाल वहाँ से भी उठेंगे। आपको ये लगता है कि मुग़लों के साथ जो है उनको बढ़ावा देने के लिए मराठा वीरों को या देश के कई और वीर नायकों को इतिहास से जानबूझ के मिटाया गया, और ये कदम कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, तो पहले तो सवाल क्यों उठाना चाहिए? हमारे देश में हम मुगलों के बारे में क्यों पढ़े? हम उसको औरंगजेब बोलते नहीं है, उसको औरंग्या बोलते हैं। उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम टीपू सुल्तान को टिपिया बोलते हैं, उसको भी इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है। तो इसलिए ये लोगों के बारे में हमारे बच्चों को सिखा कि हमको क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा जो हमारे जो राजा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, अलग अलग जो राजा रहे जिन्होंने हमारा इतिहास बनाया है, हिंदवी स्वराज्य के बारे में, हिंदुओं का राज्य
बहुत लोग बोलते हैं कि स्वराज्य में हम लोग स्वराज्य की ये लड़ाई, ये मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में, उनके आर्मी में मुसलमान थे, झूठ है वो लड़ाई हिंदू विरुद्ध मुसलमान थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई ये हिंदू विरुद्ध मुसलमान थी, क्योंकि वहाँ से सामने से जो मुगल आ रहे थे उनको हमारे हिंदुओं का नामो निशान मिटाना था, हमारी मंदिरें तोड़नी थी, और इसलिए उसके विरुद्ध हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया है। तो यही सही इतिहास हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि भाषा के बजाय जो भाषा का विवाद पैदा करते हैं मराठी और ये, इसके बजाय इतिहास पे बात करनी चाहिए कि मराठा वीरों को कितनी जगह दी गई है, जिनको जगह नहीं दी गई उनको पाठ्यक्रम में लाया जाए, ना कि भाषा को लेकर विवाद किया जाए? देखिए, इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तो चुन के दिया है ना, इसलिए तो हम लोग सब लोग आपके सभी के आशीर्वाद से हम लोग सब आपको अलग अलग सत्ता केंद्र में दिख रहे हैं ना। हम लोग सत्ता में इसी के लिए है कि इस हिंदू राष्ट्र को हम और भक्कम करें। हमको शर्म नहीं आती खुद को हिंदू बोलने के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं एक विधायक और मंत्री होने के पहले एक हिंदू हूँ। कितनी भी मेरे ऊपर आलोचना होती है, आप ही लोग कभी काफ़ी बार ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं मेरे नाम पे, मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज़ का। अगर मैं इस देश में रह के अगर हिंदुओं की बात नहीं करूँगा तो क्या पाकिस्तान में जाके करूँगा क्या? ये कहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास बहुत तेजी से होता है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या बदलाव आप देखते हैं? जो महाराष्ट्र में अभी जो विकास हो रहा है हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व के और हमारे दोनों डीसीएम के नेतृत्व में, वो बहुत गतिमान तरीके से हो रहा है हर क्षेत्र में। आज महाराष्ट्र, ये विपक्ष के आरोप है, मेरे नहीं है। देखिए, विपक्ष को कितना महत्व देना है, आप ज़्यादा दे सकते, हम ज़्यादा देते नहीं है, ऐसा है, क्योंकि आपकी भी न्यूज़ चलनी चाहिए, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चाई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, अभी मैं खुद, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, फिशरीज है और पोर्ट्स है। दोनों डिपार्टमेंट में हम बहुत बड़ी पैमाने पे हम लोग विकास की कोशिश कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा पोर्ट वाडवन बंदर, जिसको हम बोलते हैं वाडवन पोर्ट, वो हमारे महाराष्ट्र के पालघर जिले में आ रहा है। उसके वजह से हमारा देश पोर्ट ये सेक्टर में, बंदर ये सेक्टर में पहले 5 क्रमांक में जाके वर्ल्ड लिस्ट में जाके पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णय, फिर वो कोस्टल सिक्योरिटी के नाम पे हो, सागरी सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, और अलग अलग विकास के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में हम लोगों ने फिशरीज को, मछुआरों को एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया है। उसके वजह से जो आप सुविधाएं आप किसानों को देते हैं, वैसे के वैसे हम मछुआरों को दे सकते हैं। हमारे पास खुद की एक अच्छी शिप रिपेयर की पॉलिसी है। उड़ीसा की भी काफ़ी अच्छी, मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, उसके पीछे कुछ चीज़ें उड़ीसा के गवर्नमेंट से भी हम लोग सीख के वहाँ भी इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में करने वाले हैं, और कुछ महाराष्ट्र से भी हम लोग यहाँ देने वाले हैं। हमारा इस देश, जैसे हम लोगों ने बार बार कहा, हमारे हिंदू राष्ट्र को जितना हम लोग सब लोग भक्कम कर सकते, एक दूसरे से चर्चा करके, एक दूसरे से संवाद करके, हमारे पास कुछ चीज़ें अच्छी होती होंगी तो हम इनके पास भेजना चाहिए। अभी मैं उप मुख्यमंत्री जी का विचार सब सुन रहा था। इस तरीके के अगर राज्य का नेतृत्व कर रहे होंगे तो मुझे विश्वास है हमारा ये हिंदू राष्ट्र जरूर एक दिन विश्व गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन के रहेगा। आपने बात की, उड़ीसा भी तटीय रेखा पे है और महाराष्ट्र भी है। ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में उड़ीसा और महाराष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ अगर परस्पर सहयोग करके चले तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में इसके तरक्की? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं जो आज जिस तरीके से उड़ीसा ने अपने मछुआरों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम्स लाए हैं, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, वो स्कीम को हम महाराष्ट्र में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस बारे में मैं ज़रूर इनसे संपर्क करने वाला हूं। जिस तरीके से हम हमारे मछुआरों को और आर्थिक सक्षम कर सकते हैं। अच्छे पोर्ट्स उड़ीसा में है जो अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या, उस बारे में हम लोग ज़रूर संपर्क जरूर करेंगे। इस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी कहा, सभी तरीके से आज उड़ीसा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, विकसित स्टेट है, अच्छी तरीके से विकास कर रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के नीचे। तो मुझे विश्वास है उसी मार्ग पे या तो उनसे कंधे से कंधे मिला के हमारा महाराष्ट्र भी जरूर चलेगा।
आपने अब बात की कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। आप पहले कांग्रेस में भी थे। दोनों पार्टियों में अगर आप तुलना करें, लोकतांत्रिक नजरिए से देखा जाए या युवाओं के नेतृत्व के तौर पे देखा जाए, क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी का है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को महत्व देने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। आज हम जितने प्रोजेक्ट्स हम हमारे सरकार के माध्यम से करते हैं, जो कार्यकर्ताओं से जो सुझाव आते हैं, जो ज़मीनी हमारे कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड पे घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उनसे जो हमको सुझाव आते हैं, उस माध्यम से हम लोग सरकार में काम करते हैं। और ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। कांग्रेस में बहुत, जब तक राहुल गांधी कहीं अगर बाहरगांव से वापस आ जाए, उनके कान पे जाएगा तो ही काम होगा ना। ऐसा आपको बहुत फर्क है। आपको लगता है सही समय पे सही फैसला आपने ले लिया? जरूर। आज मैं वैसे 39 साल हमारे पिताजी बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व के नीचे और हिंदुत्व का ही काम करते आए हैं। सिर्फ 10-12 साल उद्धव ठाकरे के वजह से हमको दूर जाना पड़ा। आज हिंदुत्व में हमारी वापस जोरदार घर वापसी हो गई है। अगर भाजपा की आप बात करें तो युवाओं को अगर आना चाहे तो आपको लगता है उनको काफी आंतरिक तौर पे अवसर मिलते हैं? और अगर युवा जितने भी आना चाहें, विचारधारा और विकास दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा? जरूर, क्योंकि आज अगर हमारे देश को अगर हमको बड़ा करना है तो युवाओं को आगे आके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पे 2-4 कमेंट देके कोई युवा आगे नहीं बढ़ेगा। कुर्सी पे बैठना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियां हैं जो आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। आज हमारे पार्टी में कोई किसी का बेटा है, इसके वजह से उनको पद नहीं मिलता। आज हमारे जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उसी तरीके से उड़ीसा में भी होगा। तो मुझे लगता है ये इस तरीके का वातावरण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है और जिस तरीके से हमारे पंतप्रधान जी काम कर रहे हैं देश में, उसको आगे लेके जाने का काम। मगर उसी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र जो हमारा देश है उसको भक्कम करने के लिए युवाओं को ही आगे आना है। सब चीज़ करे मगर अपना भगवा छोड़े नहीं। ये मैं हर एक युवाओं को बोलूँगा कि वो हमको करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सामने से आक्रमण हो रहा है इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, उसको रोकने का काम भी हमारे सब युवाओं ने ही करना चाहिए। ये मैं इधर कहूँगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसा क्या तरीका है? जहाँ जरूरत है वहाँ पेन उठाए, जहाँ जरूरत है वहाँ तलवार तो है ही। मगर हमारे धर्म आगे जाके वो भी बोलूँगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी से आदत है अभी मुझे, मगर तो भी आगे जाके बोलूँगा। ये भी कहूँगा कि हमारे धर्म में धर्मों की सुरक्षा करने के लिए भी हथियार उठाने को कहा है। तो जहाँ जहाँ हमारा धर्म संकट में है, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू बहनों के तरफ कोई लव जिहाद के नाम पे अगर कोई गंदी नज़र से देखेगा, तो वहाँ हमारा हिंदू भाई खड़ा रह के उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसको करनी ही पड़ेगी। इतना मैं इस वक्त कहूँगा। लव जिहाद को लेकर भी जो सेकुलर लिबरल लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये तो मिथ है, ऐसा है ही नहीं, जबकि कितने आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोई झांगुर मौलवी नाम का आदमी, झांगुर बाबा मत बोले, बाबा हमारा हिंदू है। सब मौलवी वैसे होते हैं, हमारे बाबा वैसे नहीं होते। ऐसा हरकतें करने वाले मौलवी हो सकते हैं, बाबा नहीं हो सकते। तो वो उनसे आपको समझ गया होगा। अभी बहुत लोग लव जिहाद पे प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा धर्मांतर होता ही नहीं है, इस तरीके से हमारे हिंदू बहनों को कन्वर्ट किया ही नहीं जाता है। हम इतना भी कहते कोई किसी के ऊपर किसी से प्यार के रिश्ते कोई बंधन नहीं है, मगर आप शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे अगर आप फंसा के अगर उसका धर्म बदलने के लिए अगर आप उसको मार डालते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, तो फिर उसको लव जिहाद है और उसके खिलाफ हर किसी को खड़ा रहना ही है। मुझे लगता है अलग अलग हमारे राज्य जो है, जो धर्मांतर विरोधी कायदा जो कानून है वो तैयार, गुजरात में अच्छा कानून है, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने लाए, जल्द ही हमारे महाराष्ट्र में आने वाला है। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ हमको खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है।
क्योंकि कई राज्यों ने लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाए हैं, तो उस पर भी सवाल उठा गया। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी है। लोग कहते हैं कि इसमें कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतने कानून है, उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? लव जिहाद को आप कैसे साबित करोगे? अगर कोई प्यार कर रहा है तो शादी कर रहा है, उसके लिए अलग कानून बने हुए हैं, क्राइम अलग है, लव जिहाद को ठप्पा मत लगाओ, नहीं ऐसा देखिए, कहते ऐसा हैं। है ना, मैं वही बता रहा हूँ, कोई किसी से क्या शादी करे, किसी को ऊपर कोई ऐतराज नहीं है, मगर आप उसका नाम बदल नहीं सकते। शादी के पहले आप हमारी बहन को अपना नाम आशीष बताते हो, शादी के बाद हमारे बहन को मालूम पड़ता है ये आशीष नहीं, ये तो अब्दुल है, तो इस पे हमको तकलीफ है। आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और उसको अगर आप एक हमारी हिंदू बहन से आपने शादी की है तो उसका धर्म बदलने की क्या जरूरत है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए ये जो अलग अलग इन लोगों ने तरीके ढूंढे हैं, उसके अंदर लव जिहाद एक विषय है, और इसलिए हम इसके बारे में जितना सतर्क रह सकते हैं। हम नवरात्र में के वक्त हम हमारे हिंदू बहनों को बोलते हैं कि आप किसके साथ आप नवरात्र आप सेलिब्रेट करते हैं, किसके साथ आप डांडिया खेलते हो। आपको बहुत बारीकाई से देखना पड़ेगा कि जो बाजू वाला आदमी है वो सच्ची हिंदू है क्या, उसका आधार चेक करके, वोटिंग कार्ड चेक करने के बाद ही उसको बाजू में बिठाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, वरना इन लोगों को परमिशन भी नहीं देना चाहिए। यही कहा जाता है कि जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि क्या आंकड़े ये सब बताते हैं? जरूर, क्योंकि इस तरीके से बहुत, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बहुत सारे बहनों के पास हम जाके जब उनकी चर्चा करते, जो लव जिहाद की शिकार बन चुकी है, और वो जब भी अपनी कहानियाँ बताती है, वो जब अपना दुख बताते, तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका पूरा ज़िंदगी उसके वजह से ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम बाकी सब चीज़ें न सोचते हुए, लव जिहाद आज इस देश में बहुत बड़ी परेशानी है, और उस बारे में हमको सबको भूमिका लेनी ही पड़ेगी, इतना है आपके माध्यम से कहूँगा। ये लव जिहाद को लेकर तो हमें भूमिका लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में जो बात हम कर रहे थे, भाषा की जो बात करते हैं, भाषाई समरसता के लिए क्या करना चाहिए? जो भाषा को लेके जो विवाद पैदा करते हैं, उनको काटने के लिए भाषा में आपस में, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक खूबसूरती होती है। आज आप उड़ीसा में बैठे हैं, उड़िया भाषा कितनी सुंदर है, उसकी अपनी मराठी भाषा की, भारत विविधता में एकता का देश है, और यहाँ हर भाषा, हर बोली अपनी जगह महत्व रखती है और मानी जाती है। तो इस समरसता को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में इस तरह की फूट ना पड़े, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग अगर इसके बारे में अगर उसको कोई चुनावी मुद्दा बना रहे होंगे, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, ये दो भाई जिसके बारे में आपने बताया है, उनको अपने अस्तित्व के लिए ये सारे मुद्दों का इस्तेमाल करना है, मगर ये हमारा पूरा महाराष्ट्र, हमारा मुंबई, ये सब साथ में रह के ही, एक दूसरे से समरस होके ही, एक दूसरे से हम लोग अच्छा संवाद रखते हैं। ये सारा जब विवाद भाषा का हुआ तो बहुत सारे मराठी लोगों को भी ये पसंद नहीं आया, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से हिंदुओं को नहीं बांटना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परसेप्शन बाहर दिखाया गया कि बहुत सारा तकलीफ है, ऑन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग, सभी भाई बहन, जो भी बात जात और भाषा का है, हम सब साथ में रहते हैं। क्योंकि आज देखिए, आज हमारे लोकसभा में सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रही है। पहलगांव में जब भी उस टेररिस्ट लोगों ने जब भी गोली मारी, तभी ना भाषा पूछा ना जात पूछी, सिर्फ तुम हिंदू है क्या वो पूछ के गोली मारी कि नहीं। तो फिर हम किस लिए इस सब विवाद में गिरना चाहिए? हमें भी हिंदू बन के ही इनके खिलाफ हमेशा मोर्चा निकालना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, लोकल लोग जो हैं महाराष्ट्र के, क्या वो इस राजनीति की, इस रणनीति को अच्छी तरह से समझते हैं मुंबई वासी? क्योंकि देखिए 90 के दशक का मुंबई अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले ये विवाद जब होते थे और जो इस बात को उठाते थे, उसकी वजह बाला साहब ठाकरे जब कोई बात करते थे उसके साथ आधार होता था, एक विचारधारा होती थी। क्या आज जब महाराष्ट्र या मुंबई की हम बात करें, युवा वहाँ के जो हैं वोटर्स हैं या वहाँ के लोग हैं बदले, अब वो विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्या थोड़ी बहुत सोच बदली है अब वहाँ? देखिए, 93-92 में जब भी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसके बाद मुंबई में काफ़ी लोगों का, जो मुंबई का आना जाना होगा उनको मालूम है मैं किस तरह क्या बात कर रहा हूँ। मगर उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी ने जो भूमिका ली वो हिंदुओं की हित में थी। हर कोई वही बोलता था कि बाबा मुंबई का हिंदू जिंदा ही है बाला साहब ठाकरे के वजह से। 92-93 अभी वो पीढ़ी बदल चुकी है।
अभी लोगों के विचार बदल चुके हैं, अभी एस्पिरेशनल हिंदू काफ़ी आए गए हैं। और हमारा मुंबई का डीएनए ये हिंदू ही है, उधर ज़्यादा इधर इतना बिल्कुल बाकी का सोचने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे हिंदू लोगों को ही इम्पोर्टेंस मिलता है, वहाँ हिंदू के माध्यम से ही सब काम होते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विवादों के में रहने के बजाय आज आप देखिए लंदन में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है। उन लोग ने इसी तरीके से अलग अलग अपने मेयर चुन के दिए, और आज देखिए हर तीसरी वहाँ औरत हिजाब पहन के घूम रही है यूके में। वही अभी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर के जो महापौर है या अपने मेयर है कि कैंडिडेट जो है वो भी एक धर्म के, मुस्लिम धर्म के, वो भी कल न्यूयॉर्क को उसी तरीके से बदल देंगे। तो इसलिए मुंबई में लोगों को इतना ही सोचना चाहिए, जो लंदन में गलती हुई, जो न्यूयॉर्क में गलती हो सकती है, वो मुंबई में गलती ना हो। मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे अगर कोई अब्दुल या शेख आके अगर मेयर बन जाएगा तो मुंबई की सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं 90 के दशक की बात कर रहे थे, लेकिन वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, हाँ 26/11 भी मुंबई ने देखा, और उसके बाद एक पीढ़ी पूरी बदल गई। पिछले अगर 10-11 सालों में आतंकी हमले की बात की जाए तो वो भारत जहाँ पे हर किसी शहर में हर वक्त ये खतरा बना रहता था कि इस लावारिस बैग को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है, ये आज की जनरेशन ने जो पिछले 10-12 साल में बढ़े हुए हैं उन्होंने सुना ही नहीं है। ये बदलाव आया है, उस खतरे को वो शायद भांपते नहीं है, लेकिन विचारधारा के तौर पे आपको लगता है कि वो बहुत सॉर्टेड है जो नई जनरेशन काफी है? क्योंकि इसका सारा श्रेय आपको हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए और हमारे अमित शाह जी और उनके पूरे सरकार को देना चाहिए। पहले बॉम्ब ब्लास्ट होना या 26/11 के अटैक होना ये नॉर्मल था, लोग वापस अपने काम पे दूसरे दिन निकल जाते थे, मुंबई की बात कर रहा हूँ। मगर अभी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई भी इस तरीके की प्लानिंग या इस तरीके का सोच रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। और मगर आज मैं ये भी कहूँगा कि आज जिहाद करने के तरीके बदल गए हैं, हर तरीके के अलग अलग तरीके से जिहाद हो गया है। कोई हलाल नाम से जिहाद करता है, कोई अलग अलग लैंड जिहाद के नाम पे जिहाद करता है, अलग अलग तरीके से जिहाद होते हैं। तो शायद वक्त बदल गया होगा मगर इनके तरीके भी बदले हैं, तो उस तरीके के ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखना चाहिए कि अभी ये नए नए पैतरे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो गेम नाम का जिहाद भी आ चुका है, अलग अलग तरीके के जिहाद आए हैं। उसके ऊपर अगर हम लोग बारीक नज़र से देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से अगर उसको स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इस काफ़ी चीज़ को हम लोग रोक पाएंगे। लेकिन इसको आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? अगर आप बताते हैं एक बहुत बड़ा खतरा है ये, तो उसको जनता तक पहुंचाना, उसके लिए सुरक्षा, हम जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया है, अलग अलग चीज़ है, हमारे हिंदुत्व के लिए काम करने वाले बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे भी बोलने वाले हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। जब मुकुल कानेटकर जी ने इतना अच्छा हमको मार्गदर्शन किया, अलग अलग तरीके के लोग हैं। हमारे योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के सब कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। इस देश को हिंदू राष्ट्र रखने के लिए, जो सुरक्षित रखने के लिए जो काम करना चाहिए वो हर कोई कर रहा है। आप एक युवा नेता हैं और युवाओं के बारे में बहुत सोचते भी हैं, क्योंकि बहुत पहले ही जब आप और भी कम उम्र के थे, स्वाभिमान संगठन आपने बनाया था। उस स्वाभिमान संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमने जितनी जानकारी प्राप्त की कि युवाओं को रोजगार और युवाओं के लिए काम करना। देखिए, हमने एक बहुत कम वक्त है, मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी जो जल्दी ही आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इतनी थी कि हम लोगों ने एक दिन में मैक्सिमम जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने के लिए हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी किया था। मैक्सिमम जॉब दिए थे हमने, 25,300 जॉब हम लोगों ने एक दिन पे अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिए। ऐसा बहुत सारे काम हम हमारे माध्यम से समाज में जो इससे परिवर्तन आए, उसे काफ़ी काम तभी वक्त हम लोगों ने किए थे। अब अगर महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले 5 से 10 साल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह का बदलाव उस राजनीति में देखते हैं? क्योंकि अभी आप भी युवा नेता हैं, आने वाले समय में अनुभवी नेता और ज्यादा हो जाएंगे। अभी युवा नेता का एज लिमिट क्या है वो भी आप मेरे को बता के रख दीजिए। नहीं, मगर बदलाव तो ऐसी है कि जैसे मैं बार बार कहूँगा कि हमारा महाराष्ट्र हो, हमारा देश हिंदुओं का देश है
और हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु ही हिंदुत्व रहना चाहिए। और उस माध्यम से जो जो सही है, जिससे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, उसको हम लोग सुरक्षित रख सके और उसके साथ विकास करें। अगर हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं है तो विकास करने का कुछ उपयोग होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्राधान्य हमको हमारे धर्म को देना चाहिए और उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी राजनीति है, जो कुछ भी विकास है, वो चीज़ करनी चाहिए। अभी हमारे राज्य में हमने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अलग अलग तरीके से कत्ल खाना चलाते हैं, उसके माध्यम से हमारे धर्म का अपमान करते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार उस बारे में काफ़ी सतर्क है। तो इसी तरीके से सरकार चलाने वक्त अभी मैंने भी सोचा है कि हमारी जो कोस्टल लाइन है उसको मैं जिहाद मुक्त करने का मेरा मानस है, वो मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि वो पूरे के पूरे कोस्टल पे अलग अलग तरीके से इन्होंने इलीगल तरीके से मदार बना के रखे हैं। मैंग्रोव्स के ऊपर इन्होंने मदार बना के रखे, कहीं भी जाके हरी चादर जाके चढ़ा देते हैं और वहाँ जाके अपना सब चालू कर देते हैं। तो सारे के सारी चीज़ों को साफ करने का काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। और साफ करने के बाद हम वहाँ विकास का भी काम कर रहे हैं। अभी कल ही में रत्नागिरी में हमारे महाराष्ट्र में था, वहाँ मिरकरवाड़ा नाम का एक बहुत बड़ा बंदर था, पोर्ट था। हमारे जैसे ही मैं मंत्री बना, वहाँ 350 अलग अलग तरीके से इंक्रोचमेंट थे। वहाँ 4-5 इलीगल तरीके से मस्जिदें बनाई थी, इलीगल तरीके से मदरसे बना के रखे थे। सारे का सारा चीज़ हम लोगों ने 4-5 घंटों में, जिसको हमारे योगी जी के स्टाइल में जो बोलते हैं, सबको साफ करो। और कल जाके वहाँ हम लोगों ने 22 करोड़ के विकास काम भी वहाँ चालू कर दिए। मतलब हम सिर्फ बोलते नहीं है कि हम सबको सिर्फ किसके खिलाफ है, मगर जिसको जिधर विकास होना चाहिए, जहाँ अगर आपको आपकी मस्जिद बनानी है तो अब लीगली बनाइए ना। हम आपको हमेशा मंदिर के ऊपर ही क्यों बनाना है? तो ये सारी चीज़ें भी हमको सीख के हमारे सरकार के माध्यम से भी हम लोग ये किस तरीके से इसको प्राथमिकता बना सकते हैं, उस मार्ग पे हमको चलना है। ये बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप महाराष्ट्र में बता रहे हैं, आप गुजरात चले जाइए, उसके कोस्टल एरिया में भी ये समस्या है। उसके अलावा हम उत्तराखंड में देखते हैं धामी सरकार वहाँ किस तरह से काम कर रही है। अब आपने बताया कोस्टल एरिया तो कम से कम साफ हो रहे हैं, दिल्ली में ये बहुत समस्या है। आपको नहीं लगता है रातों रात मज़ार जहाँ से जो पैदा कर देते हैं, ज़रा उनके बारे में भी पता करना चाहिए, कौन है ये? जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, कौन मतलब जिनको हमारे इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, जिहाद करना है, गजवाए हिंद जिसको हम कहते हैं, वो गजवाए हिंद के अंतर्गत जिसको हमारे राष्ट्र की तरफ गंदी नज़र से देखना, ये वही लोग हैं। वही लोग हैं जिनको कितना इस्लाम समझा है वो अभी बहुत अलग उसका चर्चा हो सकती है, मगर ये सब वही लोग हैं। उनको रोकने का काम हमारे माध्यम से होना चाहिए। भविष्य के राजनेता के तौर पे अगर आपको देखा जाए, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? राष्ट्र के लिए किस किस तरह के काम करने चाहते हैं? एक तो आप कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में रह के महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करना आप ज़रूरी समझते हैं और मौका मिलेगा तो हमेशा करेंगे? देखिए, आपने मेरे जो पूछा तो रोजगार और जॉब, ये हमारी प्राथमिकता है। अगर आप एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमारी हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, तो उसी के साथ हमारे हिंदू समाज के लोग को आर्थिक सक्षम बनाने का भी हम लोग ने अलग अलग तरीके से विकल्प करना चाहिए। जिस तरीके से उनमें कौशल्य है, स्किल है, उस तरीके से जॉब हमारी सरकार कैसे उनको उपलब्ध करके दे सकती है, उसके लिए भी हमको सबको काम करना है। और वही मुझे अगले 5 साल में करना है। जाके किसी को भी, हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदू लड़की, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को नौकरी नहीं है, इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, वो काम मेरे माध्यम से हो। मैं मेरे धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो जो कर सकूंगा वो सारी चीज मैं अपने पूरे प्रवास में करने की कोशिश करूंगा। अब एक आखिरी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं बीच में जरा आने की कोशिश कर रहा हूँ तृप्ति लगातार, क्योंकि नीतीश को सुनने के लिए जितनी तालियां बज रही हैं, यहाँ लोग हाथ खड़े कर लें जो कि नीतीश राणे से सवाल करना चाहते हैं। मैंने तालियां तो बहुत सुन रहा था, क्या हाथ कुछ कम खड़े हो रहे हैं वैसे? बोलिए।
मतलब जितने, हाँ देखिए उधर उधर खड़े हो गए लागे, ये देखिए ये जिस स्टाइल में आपने सवालों के लिए बैटिंग करी है ना, मतलब ये जिस स्टाइल में आपने जवाब दिए हैं, तो यहाँ तालियां देखकर मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ इसमें शामिल हो जाता मुझे लगा आप ऊपर आके मेरे को रोकने के लिए आए हैं। हूँ। नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता वहां से आके खड़े हो गए, मेरे को लगा अभी बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक आध सवाल मैं भी पूछ लूंगा, लेकिन पीछे से तालियां बज रही थी। वैसे एक चीज बताइए, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फादर चूंकि पॉलिटिशियन है, इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, युवा आपको देखकर अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें तो क्या इंपॉर्टेंट है? एक मतलब जैसे कहते हैं आउटलुक, या फिर विरासत होती है, एक लेगेसी होती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? देखिए ऐसा है, आउटलुक बोलो, विरासत बोलो, जैसे मैं बार बार कहूँगा, जिनको युवाओं को इस क्षेत्र में आना है, उनको इतना नज़र के सामने रखना है कि अगर उनके माध्यम से धर्मों को प्राथमिकता देना, ये उनका पहला काम है। और उस इर्द गिर्द जो कुछ वो कर सकते हैं अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, जिस भी पद पे होंगे, फिर पार्टी के पद पे हो क्या सरकार में किसी पद पे हो, तो उस पद पे रह के अगर वो अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते, तो वही काम हमारे हिंदू राष्ट्र को करना चाहिए। आप सामने वाले देखिए ना, जिहाद करने वाले लोग जो है, उनकी उम्र देखिए, कोई 22 साल का होता है, कोई 19 साल का होता है, सुसाइड बॉम्बर भी बनने को तैयार हो जाते हैं अपने धर्म के लिए। कसाब का उम्र क्या था? अगर उनके खिलाफ अगर हमको खड़ा रहना है, तो हर चीज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि हाँ जी पूछिए। राणा जी नमस्ते, मैं विश्वनाथ। नमस्ते। अभी महाराष्ट्र में ये चल रहा है कि कुछ नेता बोल रहे हैं कि कोई अगर यहाँ पे मराठी भाषा ना बोले या हिंदी बोले तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हम करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं न्यूज़ में। अगर मैं उड़िया हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ घूमने के लिए, अगर वहाँ हिंदी में बोलूँ, अगर उनके नेता के कुछ लोग हमारे ऊपर अटैक करें, क्या आप हमें सुरक्षा दे सकते हैं? तो आप मुंबई आने के बाद बोल दीजिए हम नीतीश राणे को मिलने आ रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं देगा। इसलिए बोलना इतना ही है कि ये सारी हिम्मत कभी हमारे नल बाजार में जाके नहीं करेंगे, मोहम्मद अली रोड में जाके नहीं करेंगे, वहाँ चूहे बन के घूमेंगे। ऐसी भी घटनाएं 2-3 दिन पिछले हफ्ते 10 दिन में हुए, जब किसी मोहल्ले में जाके, किसी मोहम्मद अली रोड नल बाजार में जाके जब उनको बताए दाढ़ी वाले और गोल टोपी वालों को कि बाबा तुम इधर से जरा मराठी बोल के दिखाओ, उस आदमी को ये लोग ने पीटा है। वहां ये लोग नहीं जाएंगे, वहां जाने के लिए हम लोग तैयार है। अच्छा, फर्क है। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन है, वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा? मिलेगा जरूर मिलेगा, और पेंगुइन भी अंदर जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। देखिए, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जितना जल्दी हो सके। देखिए ऐसा है कि वो सारी जो केस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, तो भी मैं आपको विश्वास देता हूँ जल्द ही एक दिन में जिसने सुशांत का मर्डर किया है, जिसने भी दिशा सालियान का मर्डर किया है, क्योंकि वो मर्डर ही था, वो जरूर जेल के अंदर जाएंगे। जी एक इधर भी सवाल आ रहा है, ये जरा इधर माइक दे दें आप। जय हिंद, मैं कैप्टन संस्कार। मेरा क्वेश्चन यही है, हम दूसरे टॉपिक की बारे में बात करते हैं, जो हमारे हिंदू होकर के हमारी बुराई करते हैं, उनके लिए क्या सजा के प्राविधान है? देखिए हमारे स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने बहुत अच्छा कहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों से तकलीफ नहीं है, हिंदुओं को हिंदुओं से ही तकलीफ है। तो इन लोगों को पहले थोड़ा जल्दी निपटना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रह के कभी भी किसी भी मुसलमान को कभी आप दूसरे मुसलमान के खिलाफ बात करते हुए देखा है? हम बात कर लेते, तो ये हमको सुधारना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन के अगर हम एक दूसरे हमारे हिंदू भाई के ऊपर, बहनों के ऊपर विश्वास करना अगर सीख जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी जिहादी आपको अपने देश में मिलेगा, सारे के सारे पाकिस्तान निकल जाएंगे। वैसे नंद कुमार जी ने उसको सेल्फ करेक्टिंग बोला था, थोड़ा सॉफ्टली बोला था कि हम लोग उस तरह की प्रवृत्ति से ग्रस्त रहते हैं। पालघर के साधुओं पे, हमारे साधुओं को हमारी इस हिंदुत्ववादी की विचार की सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है,
वो जरूर न्याय देगी, उनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ पकड़ के मारेंगे। वो तारीख में आपको ये स्टेज पे नहीं बता सकता। जय जगन्नाथ नीतीश जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा आखिरी सवाल बस, हाँ फिर ये लंबा ऐसा हो जाएगा। हाँ हमारे समाज को बिगाड़ने में बॉलीवुड का सबसे बड़ा हाथ है, उस पे कब अंकुश लगेगा? क्या क्या? बॉलीवुड 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 का सबसे बड़ा हाथ है हमारे समाज को बिगाड़ने में। देखिए अभी पिक्चर देखने भी हम ही जाते हैं, हम ही खान लोगों को बड़ा करते हैं, तो खान लोगों की पिक्चर देखना बंद कर दो, नहीं वो तो लव जिहाद होना बंद हो जाएगा। वो सर कब से क्योंकि बंद हो अभी चुका है? आमिर खान जैसे लोग ये तो लव जिहाद के अभी ब्रांड एम्बेसडर हो गए। नहीं वो हमारे हम से तो हमें बंद हो भी गया है। हमको भी सोचना पड़ेगा ना, किस बॉलीवुड को हम स्टार को बड़ा कर रहे हैं और किसको। ये सब हमारे वजह से तो बड़े होते। जितनी ज्यादा आप हिंदुओं को सत्ता में रखेंगे उतने जल्दी ये जिहाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो हिंदुत्ववादी सोच का ही प्रधानमंत्री हमको लगेगा। वो जिहाद सोचने वाला राहुल गांधी की जरूरत नहीं है इधर। नमस्ते नीतीश जी, मैं किशोर सुतार हूँ। मेरा पास बहुत विराट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा ऐसा देश है जहाँ पे कम से कम 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसा है। मतलब अगर इधर का आजू बाजू आप देखेंगे जो निर्माण श्रमिक है वो बांग्लादेशी है। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हिंदू लोग जैसे पहले बोले 30 साल पहले बोल रहे थे, 50 साल पहले बोल रहे थे कि हम दो हमारे दो, अभी हो गया हम दो हमारे एक, और कुछ साल पहले बोलेंगे हम दो हमारे कोई नहीं। तो हिंदू बचेगा तो फिर मतलब ये हिंदुस्तान बचेगा, भारतीय बचेगा, भारत बचेगा। तो अभी हिंदुओं का सोच कैसे चेंज होगा कि कम से कम उनका जो 15-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो ये कैसे बैलेंस मेंटेन होगा? देखिए ऐसा है, आखिरी बात बोल के हमको शायद खत्म करना है, मगर इतना ही बोल रहा हूँ, हिंदू बन के हमको सतर्क रहना पड़ेगा। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश हो रही है। उसमें एक कोशिश है कि उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए। जहाँ हम लोग हमारे पास हम सिर्फ 2 बच्चों के तक ही सोचते हैं, मगर उनका 10, 20, 40 सब पहुंच जाता है। अभी आप कोई भी गवर्नमेंट अगर स्कीम देखेंगे, इनको मोदी जी पसंद नहीं है, मगर मोदी जी के स्कीम का पैसा पसंद है। हर एक स्कीम का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोग के घर में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग और नज़दीक से काम करना चाहिए, नज़दीक से सतर्क रहना चाहिए। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है उस पर अगर हिंदू बन के अगर हम लोग नज़र रखेंगे, इसलिए तभी इन्होंने सवाल पूछा कि युवाओं को क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा युवाओं को हमेशा हमारे धर्म के माध्यम से ही पहला अगर सोचेंगे तो मुझे विश्वास है ऐसा सवाल कोई भविष्य में नहीं पूछ पाएगा। धन्यवाद। नहीं, डेमोग्राफिकल चेंजेस तो हो रहे हैं, इसको बहुत बड़े तो पैमाने पे। उसको रोकने के लिए काफी संघर्ष का सामना है और नहीं, सतर्कता मगर हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मगर सतर्क रहना जरूरी है। जैसे मैंने आपको यूनाइटेड किंगडम लंदन का उदाहरण दिया, आज देखिए उनका डेमोग्राफी कितनी जल्दी ही बदल रहा है। हर चीज़ पे उनको अलग अलग सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग, मुझे लगता है आज हम लोग सुरक्षित है क्योंकि हिंदू यहाँ का जागरूक है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है अपने आगे जाना है। लगता है गजवा हिंद से पहले गजवा यूरोप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ नीतीश जी का।